हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त उम्मीद है सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग SSC GD और RRB NTPC का स्टैटिक प्रश्न लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। MCQ के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो आइए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? बताइए दोस्तों, कौन सा हड़प्पा स्थल है जो हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल और ऑप्शन सी राखीगढ़ी और ऑप्शन डी हो जाएगा धौलीवीरा। बताइए दोस्तों, कौन सा जो है हड़प्पा स्थल है जो हरियाणा में स्थित है? तो बात करते हैं राखीगढ़ी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? ये आपका हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हरियाणा में स्थित है। ये हड़प्पा संबंधित स्थल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं कुछ हड़प्पा संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं। देख लेते हैं कुछ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल। कालीबंगा की बात करें दोस्तों तो कहाँ स्थित है आपका? ये आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, लोथल की बात करें वहीं तो लोथल आपका कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, वही आपकी धौलीवीरा की बात करें दोस्तों तो बताइए धौलीवीरा कहाँ स्थित है? तो धौलीवीरा भी आपका कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बनवाली की बात करें दोस्तों तो बनवाली कहाँ स्थित है? बताइए। बनवाली की बात करें दोस्तों तो ये भी आपका कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, हरियाणा में स्थित है। ठीक, रंगपुर की बात करें दोस्तों तो बताइए रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर भी आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गुजरात में स्थित है। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। ध्यान रखेंगे, कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। ठीक, आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? ये मेरठ में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट था सिंधु घाटी संबंधित से कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन स्थल। कालीबंगा की बात करें तो राजस्थान में स्थित है। लोथल की बात करें तो गुजरात में स्थित है दोस्तों। ठीक है, धौलीवीरा की बात करें तो ये भी गुजरात में स्थित है। बनवाली की बात करें तो हरियाणा में स्थित है। रंगपुर की बात करें तो गुजरात में स्थित है। रोपड़ की बात करें तो पंजाब में स्थित है। वही आलमगीरपुर की बात करें तो यूपी के मेरठ में स्थित है। ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर में कुवत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है? बात करते हैं दोस्तों, कुवत उल इस्लाम मस्जिद किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी पानीपत और ऑप्शन डी हो जाएगा अजमेर। बताइए दोस्तों, कुवत उल इस्लाम मस्जिद की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है कि लाहौर में स्थित है कि पानीपत में स्थित है कि अजमेर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। ये कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, दिल्ली। दिल्ली में स्थित है कुवत उल इस्लाम मस्जिद। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। देख लेते हैं दोस्तों, 2.5 दिन की झोपड़ा ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, 2.5 दिन के झोपड़ा की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। अजमेर कहाँ स्थित है? तो आपका राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और किसके स्थान पर बनवाया गया था? तो एक वहां विद्यालय हुआ करता था, सरस्वती कंठाभरण विद्यालय, जो अजमेर में हुआ करता था, उसको तोड़ के जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था उसके स्थान पे। ध्यान रखेंगे। ठीक, वही बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें दोस्तों, इसकी नींव किसके द्वारा रखा गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था। ठीक, इसको पूर्ण किसके द्वारा कराया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। ठीक है, और पूरा निर्माण की बात करें, इल्तुतमिश कौन सी मंजिल बनवाया था? तो दूसरी और चौथी मंजिल बनवाया था। ध्यान रखेंगे, दूसरी और चौथी मंजिल बनवाया था। चौथी मंजिल पे क्या हुआ था? तो किसके शासनकाल में? ये जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरती है और उसके बाद इन्होंने पुनः जो है इसका चौथा मंजिल को इन्होंने पुनः मरम्मत करवाया। उसके बाद एक और मंजिल, 5वीं मंजिल भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल कब से कब तक था। कब से कब तक था दोस्तों? तो 1206 से लेके 1210 तक था। 1206 से लेके 1210 तक क्या था? इसका शासनकाल था। शासनकाल था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, तो एक
कौन था? तो ये गौरी का गुलाम था। ठीक है, कौन था ये? तो ये गौरी का गुलाम था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? ये गौरी का गुलाम था। ठीक है, ये कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की थी। सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में बनवाई थी। राजधानी कहाँ बनवाई थी? राजधानी अपनी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में बनाई थी। ठीक है, लाहौर में बनवाया था। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कुरान खां भी कहते हैं। ठीक है, इसकी उपाधि कौन कौन सी थी देख लेते हैं। उपाधि की बात करें तो उपाधि एक महत्वपूर्ण है लाख बख्श। लाख बख्श इसे कहा जाता है। वहीं दूसरी बात करें दोस्तों तो इसे कुरान खां कहा जाता है। कुरान खां कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे हातिम ताई। ठीक है, हातिम ताई कहा जाता था। ठीक है, ऐबक के 3 महत्वपूर्ण उपाधि है। लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद कुरान खां कहा जाता है, उसके बाद इसको हातिम ताई भी कहा जाता था। ये सुल्तान की उपाधि कभी भी धारण नहीं किया था। और अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो ये अपनी राजधानी लाहौर बनवाया था। ध्यान रखेंगे। और ये क्या था? गौरी का गुलाम हुआ करता था। ठीक, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या तीसरा। तीसरा प्रश्न संख्या देख लेते हो दोस्तों। प्रश्न संख्या तीसरा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 जून, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 21 जून, आपका सी हो जाएगा ऑप्शन 23 जून और ऑप्शन डी हो जाएगा 20 जून। तो बताइए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन संख्या बी। बी हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं 20 जून को क्या मनाया जाता है? बताइए दोस्तों 20 जून को क्या मनाया जाता है? ठीक, वही आपसे पूछे 23 जून को क्या मनाया जाता है? ठीक है, कौन सा दिवस 23 जून को रहता है और 22 जून को रहता है? ठीक है, बताइए। तो 20 जून को क्या रहता है दोस्तों आपका? तो 20 जून को रहता है आपका विश्व शरणार्थी दिवस। क्या रहता है? विश्व शरणार्थी दिवस रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। वही 23 जून की बात करें दोस्तों, 23 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण दिवस है उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? उसके बाद वही बात करें तो विश्व जल दिवस की हो गया दोस्तों। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आगे देख लेते हैं विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वही विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, वही आगे देख लेते हैं विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। वही विश्व बाघ दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? तो आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जल दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करें दोस्तों तो कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वही विश्व जैव विविधता दिवस की बात करें दोस्तों तो 22 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वही विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें दोस्तों तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 5 जून को मनाया जाता है। वही विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें दोस्तों तो कब मनाया जाता है?
तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व बाघ दिवस की बात करें दोस्तों तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई है दोस्तों, 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कुछ दिन है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। जैसे विश्व जल दिवस इंपॉर्टेंट रहेगा, 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व बाघ दिवस की बात करें तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला प्रश्न संख्या चौथा। प्रश्न संख्या चौथा है दोस्तों, तिलैया बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तिलैया बांध की बात करें दोस्तों तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिहार, और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका झारखंड, और ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा। तो बताइए दोस्तों तिलैया बांध किस शहर में स्थित है? तो बात करें दोस्तों तिलैया बांध की तो ये किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? बताइए तिलैया बांध कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, झारखंड में स्थित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, झारखंड। झारखंड में स्थित है तिलैया बांध, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं दोस्तों कुछ भारत के महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। रिहंद बांध की बात करें दोस्तों ये कहाँ स्थित है? रिहंद बांध बताइए ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ठीक, वही आपको देख लेते हैं। तिलैया बांध तो आपको पता हो गया झारखंड में स्थित है। और गांधी सागर बांध की बात कर लेते हैं। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, ठीक है, बांध ये कहाँ स्थित है? ठीक, उसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्तों। तीसरा रहेगा, तीसरा बताइए मेट्टूर बांध कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक, आगे देख लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं उकाई बांध कहाँ स्थित है? उकाई बांध, उकाई बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक, उसके बाद देख लेते हैं अगला हम लोग का रहेगा धरोई बांध कहाँ स्थित है? धरोई बांध ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इसको भी बताइएगा। एक महत्वपूर्ण है निजाम सागर बांध। ठीक है, निजाम सागर बांध बताइए ये कहाँ स्थित है? ठीक है, बताइए ये कहाँ स्थित है? तो रिहंद बांध की बात करें तो यूपी में स्थित है। कहाँ स्थित है ये दोस्तों? यूपी में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यूपी में स्थित है। किस नदी पे स्थित है दोस्तों? तो रेणुका नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है? रेणुका, रेणुका, रेणुका नदी पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है रिहंद बांध। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वही देख लेते हैं अगला गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध की बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, किस नदी पर? चंबल नदी पर, चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, मेट्टूर बांध की बात करें दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो आपका कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखेंगे कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, किस नदी पे? कावेरी नदी पे है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कावेरी नदी पर स्थित है मेट्टूर बांध। वही उकाई बांध की बात करें दोस्तों, उकाई बांध गुजरात में स्थित है ताप्ती नदी पर। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है ताप्ती नदी पर। ठीक, ध्यान रखेंगे। धरोई बांध की बात करें दोस्तों, धरोई बांध ये गुजरात में स्थित है साबरमती नदी पर। ठीक है, ये भी कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है साबरमती नदी पर, साबरमती नदी पर। ठीक, और निजाम सागर बांध की बात करें दोस्तों तो ये आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है और मंजारी नदी पर स्थित है। तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है मंजारी नदी पर, मंजारी नदी पर, ध्यान रखेंगे। एक बार और देख लेते हैं। रिहंद बांध की बात करें दोस्तों तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है रेणुका नदी पर। ठीक है, गांधी सागर बांध की बात करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में स्थित है चंबल नदी पर। मेट्टूर बांध की बात करें तो तमिलनाडु में स्थित है कावेरी नदी पर। उकाई बांध की बात करें तो ये आपका गुजरात में स्थित है ताप्ती नदी पर। ठीक, धरोई बांध की बात करें तो गुजरात में स्थित है साबरमती नदी पर स्थित है। ठीक,
और निजामाबाद सागर बांध की बात करें तो तेलंगाना में स्थित है और मंजारी नदी पर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या चौथा। प्रश्न संख्या चौथा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या पांचवा देख लेते हैं दोस्तों। संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम लोग SCO कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केप टाउन में स्थित है, ऑप्शन बी बीजिंग में स्थित है, ऑप्शन सी वियना में स्थित है, कि ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। बताइए दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन जिसे हम लोग SCO कहते हैं, उसका जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बात करें दोस्तों SCO की, आइए इसका SCO की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। इसका मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय जो है आपका बीजिंग में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है आपका? बीजिंग में स्थित है, बीजिंग में स्थित है। इसका क्या मुख्यालय है, ठीक है, कहाँ स्थित है? बीजिंग में स्थित है, ध्यान रखेंगे। SCO की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना कब होती है? तो 15 जून 2021 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 15 जून। 15 जून कब होता है? 2021 में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसकी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीजिंग चीन में स्थित है। कुल कितने देश इसमें सदस्य हैं? तो कुल इसमें जो है 9 देश सदस्य है, 9 देश सदस्य हैं, ठीक है, सदस्य ध्यान रखेंगे, ठीक है। और नवीनतम सदस्य कौन सा है? नवीनतम सदस्य कौन सा है? ईरान है, हाल ही में इसे जोड़ा गया है, ध्यान रखेंगे। ये 9वां सदस्य है ईरान, ठीक। SCO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग चीन में है। 15 जून 2021 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीजिंग में स्थित है। 9 देश सदस्य है, 9वां देश कौन सा है? ईरान बना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो है अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, सार्क की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय बताइए कहाँ स्थित है, ठीक है। वहीं आप बताइए दोस्तों WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। वहीं देख लेते हैं अगला UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए, ठीक है। वही ILO का मुख्यालय बताइए कहाँ स्थित है। उसके बाद नाटो का बताइए, नाटो इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये भी बता दीजिए, ठीक है। लगे हाथ यूनेस्को का भी मुख्यालय बता दीजिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उसके बाद ओपेक का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों। सार्क की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में स्थित है, नेपाल के काठमांडू में स्थित है, ठीक है। 1800 कब इसकी स्थापना होता है दोस्तों, बताइए। सार्क की स्थापना कब होता है? 1985 ईस्वी में होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1985 ईस्वी में इसका मुख्यालय स्थापना होता है सार्क का, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेपाल के काठमांडू में स्थित है, ठीक है। WTO की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? जिनेवा में स्थित है, ठीक है। कब इसकी स्थापना होती है WTO की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना कब होता है? 1994 में होता है। UNO की बात करें दोस्तों, इसका जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना पूछता है दोस्तों कब होता है, पूरा डेट के साथ आपको जानना पड़ेगा। इसका मुख्यालय कब होता है? तो 24 अक्टूबर कब होता है? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में होता है, ठीक है। 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखेंगे। ILO की बात करें दोस्तों, ILO की स्थापना 1919 में होता है और उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है, ठीक है, जिनेवा में स्थित है, ध्यान रखेंगे। वही नाटो की बात करें दोस्तों, नाटो इंपोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना होती है। 4 अप्रैल 1945 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में स्थित है, ठीक है। इसका मुख्यालय की बात करें, ब्रुसेल्स में इसकी मुख्यालय है, ठीक है। वही यूनेस्को की बात करें दोस्तों, यूनेस्को की बात करें तो 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। कब होता है? 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है, ठीक है, पेरिस में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ओपेक की बात करें तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
वियना में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे वियना में है। आइए एक बार और इसको दोहरा लेते हैं दोस्तों। बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू में स्थित है और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में होती है। वहीं WTO की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है और 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, यूएनओ की बात करें दोस्तों, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ILO की बात करें तो 1999 में इसका स्थापना होता है और जिनेवा में इसका मुख्यालय है। वही नाटो की बात करें दोस्तों, नाटो का स्थापना इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1945 ईस्वी में होता है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में स्थित है। ठीक है, यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी में होता है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में है। ओपेक की बात करें, ओपेक के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6वां। प्रश्न संख्या 6वां देख लेते हैं दोस्तों। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी को, ऑप्शन बी दामोदर नदी को, ऑप्शन सी कोसी नदी को, ऑप्शन डी हो जाएगा ताप्ती नदी को। बताइए बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। बताइए दोस्तों, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी दामोदर नदी को। ठीक है, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को, दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, वही आपसे पूछे बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, बताइए। वही आपसे पूछे उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, ध्यान रखेंगे। बताइए, वहीं आपसे पूछ दे दोस्तों, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइए। बंगाल का शोक तो दोस्तों दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक की बात करें तो कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। वहीं उड़ीसा की शोक की बात करें दोस्तों तो महानदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। वहीं चीन का शोक की बात करो तो हांगहो नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हांगहो, हांगहो नदी को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हांगहो नदी को जो है चीन का शोक कहा जाता है। वहीं बिहार का शोक की बात करें तो कोसी नदी को कहा जाता है और उड़ीसा के शोक की बात करें तो महानदी को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं पूछ रहे दोस्तों, केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? ठीक है, केरल की जीवन रेखा नदी किस नदी को कहते हैं? किस नदी को कहते हैं? बताइए। केरल के जीवन रेखा नदी किस नदी को कहते हैं? ठीक है, किस नदी को कहते हैं? तो पेरियार नदी को कहते हैं, ध्यान रखेंगे। पेरियार नदी को जो है केरल के जीवन रेखा की नदी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7वां। प्रश्न संख्या 7वां रहेगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 7वां लोग देख लेते हैं कौन सा है। प्रश्न संख्या 7वां है, प्रश्न संख्या 7वां है कि सहारा का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ठीक है, सहारा का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा का मरुस्थल की बात करें दोस्तों तो 21 महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। तो बताइए दोस्तों, सहारा का मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए। बताइए राइट आंसर। सहारा का मरुस्थल की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या बी, अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में स्थित है सहारा का मरुस्थल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, आइए देख लेते हैं सहारा मरुस्थल के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट।
सहारा मरुस्थल कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों? तो 90 लाख किलोमीटर, 90 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। अफ्रीका का मरुस्थल, ठीक है। और कुल कितने देशों में फैला हुआ है? तो ये 11 देशों में फैला हुआ है। कुल कितने देशों में फैला हुआ है? 11 देशों में फैला हुआ है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। वही बात करें तो भारत का एकमात्र मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा कर सकते हैं, देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, बताइए दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कौन सा है? तो थार का मरुस्थल है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन सा मरुस्थल है? तो थार का मरुस्थल। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? ये आपका राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। इसको थार के मरुस्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, इसे क्या बोलते हैं? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बोलते हैं थार को, ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। आइए देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थल कौन कौन से है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। उसके बाद गिब्सन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। सिम्पसन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये भी आपके कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। अगला है स्टुअर्ट मरुस्थल, ठीक है। ये भी कहाँ स्थित है? ये भी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। एक और बच रहा है दोस्तों, तमामी मरुस्थल, ठीक है। 1 2 3 4 5 महत्वपूर्ण मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का, आप इसे याद कर लेंगे। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है आपका? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गिब्सन मरुस्थल की बात करें तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन मरुस्थल की बात करें तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। स्टुअर्ट मरुस्थल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और तमामी मरुस्थल की बात करें तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला है कालाहारी मरुस्थल, इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, देख लेते हैं। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल बताइए कहाँ स्थित है? ये आपका 3 देशों में फैला हुआ है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। कहाँ स्थित है? पहला बोत्सवाना, दूसरा नामीबिया, ठीक है। और चौथा हो जाएगा आपका दक्षिणी अफ्रीका। ये 3 क्षेत्रों में फैले हुआ है, ध्यान रखेंगे। कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में फैला हुआ है, ठीक है। वही आगे देख लेते हैं गोबी का मरुस्थल, इंपॉर्टेंट रहेगा। गोबी का मरुस्थल, ठीक है। ये कहाँ फैला हुआ है दोस्तों? ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? ये आपका चीन प्लस मंगोलिया, चीन और मंगोलिया की सीमा पर फैला हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला है हम लोग का टकलाकामा मरुस्थल, ठीक है। टकलाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों, बताइए। ये आपका चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? टकलाकामा मरुस्थल की बात करें तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो चीन में स्थित है, ठीक है। आटाकामा मरुस्थल इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आटाकामा
मरुस्थल बताइए कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है बताइए, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठीक है, ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। प्रश्न यहाँ से बन जाएगा कि संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? तो आटाकामा मरुस्थल है। ये कहाँ स्थित है? तो ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे दस्त एलूत मरुस्थल, ठीक है, अगला है दस्त एलूत, दस्त एलूत, ठीक है, और दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर। ये दोनों मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दोनों मरुस्थल ईरान में स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। दस्त एलूत और दस्त ए कबीर, ये दोनों मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ईरान में स्थित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 8वां, प्रश्न संख्या 8वां देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8वां है दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत को किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए पास्कल से, ऑप्शन बी डाप्सन से, ऑप्शन सी न्यूटन से, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका वाट से। तो बताइए दोस्तों, ओजोन परत किससे मापा जाता है? ओजोन परत की बात करें दोस्तों, आइए देख लेते हैं। पहले तो इसका राइट आंसर बता देते हैं दोस्तों, ओजोन परत का मोटाई किससे मापते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, डाप्सन इकाई से, ठीक है, इसका बी हो जाएगा डाप्सन, डाप्सन इकाई से क्या मापते हैं दोस्तों? ओजोन परत की मोटाई, ठीक है, ओजोन परत की मोटाई नापते हैं डाप्सन से, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओजोन परत क्या होता है दोस्तों? आइए देख लेते हैं ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत, ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत की बात करें, ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को जो है ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें जो होती है, पराबैंगनी किरणें, इसको जो है क्या करती है? अवशोषित कर लेती है, ठीक है, ध्यान रखते हैं, ठीक है। ओजोन परत की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, समताप समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन परत, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और सबसे ज्यादा इसका जो है क्षरण किससे होता है, किस गैस से होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो है सबसे ज्यादा क्षरण होता है इसी गैस से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या रहेगा प्रश्न संख्या 9वां, प्रश्न संख्या 9वां देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9वां है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न है दोस्तों कि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1884 में होता है कि 1885 में होता है कि 1886 में होता है कि 1887 में होता है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, कब होता है? 1885 ईस्वी में, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 1885 ईस्वी में किसकी स्थापना होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है, ठीक है, कब होता है? 1885 ईस्वी में होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था स्थापना, किसके द्वारा किया गया था? ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ओ ह्यूम इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों, ए ओ ह्यूम के बारे में, ठीक है। ए ओ ह्यूम को क्या बोला जाता है? इसे हम लोग कांग्रेस के पिता भी कहते हैं, ठीक है, ए ओ ह्यूम को क्या बोला जाता है? तो कांग्रेस का पिता कहा जाता है ए ओ ह्यूम के, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनको जो है हार्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं, ठीक है, ए ओ ह्यूम को क्या बोलते हैं? हार्मिट ऑफ शिमला,
हार्मिट ऑफ शिमला भी बोलते हैं, ठीक है, शिमला। हार्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं, ठीक है। पीपुल्स फ्रेंड भी कहा जाता है इनसे, क्या कहा जाता है, पीपुल्स फ्रेंड। पीपुल्स फ्रेंड भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें जो है भारत के पक्षी विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। ए ओह्यूम को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो भारत के पक्षी विज्ञान के जनक, पक्षी विज्ञान के जनक भी कहा जाता है ए ओह्यूम को, ठीक है। ए ओह्यूम इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के पिता भी कहे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इनको क्या कहा जाता है, हार्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, उसको पीपुल्स फ्रेंड भी कहा जाता है ओह्यूम के, और भारत के पक्षी विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं ए ओह्यूम, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10वां दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 10वां। प्रश्न संख्या 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता है। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, और ऑप्शन डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। बताइए दोस्तों इनमें से कौन से उदारवादी नेता हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं उदारवादी और उग्रवादी नेता कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रश्न में पूछा है दोस्तों उदारवादी नेता कौन से हैं। तो पहले देख लेते हैं उदारवादी नेता कौन कौन है। एक तरफ लिख लेते हैं उदारवादी नेता, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। और दूसरी तरफ लिख लेते हैं दोस्तों उग्रवादी नेता, उग्रवादी नेता, ठीक है, उग्रवादी नेता। जो उदारवादी नेता होते थे वो 3P पॉलिसी के क्या करते थे, 3P पॉलिसी अपनाते थे, ठीक है, अनुनय विनय की नीति अपनाते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसमें कौन कौन से थे, पहले थे दादा भाई नौरोजी, ठीक, दादा भाई नौरोजी, ठीक। उसके बाद कौन थे उदारवादी में, उदारवादी में थे गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान रखेंगे दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेता थे ये भी, ठीक। तीसरा कौन थे, सुरेंद्र बनर्जी, सुरेंद्र बनर्जी, ये भी क्या थे, उदारवादी थे। चौथा कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये 4 लोग क्या थे, उदारवादी नेता थे, ठीक है, उदारवादी नेता थे। ये प्रार्थना करते थे अंग्रेजों से, ठीक है। उदारवादी नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। आज दूसरी तरफ देख लेते हैं उग्रवादी। उग्रवादी में कौन कौन थे, लाल बाल पाल, लाल बाल और पाल, ठीक है, लाल बाल और पाल। उसके बाद एक और थे अरविंदो घोष, अरविंदो घोष, ये क्या थे, उग्रवादी थे। लाल से हो जाएगा, लाल से लाला लाजपत राय, ठीक। बाल से बिपिन चंद्र पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हो जाएगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय हो गया, किससे हो जाएगा, लाल से क्या हो जाएगा, लाल से आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय, ठीक, लाला लाजपत राय। बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक। उसके बाद पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, उसके बाद अरविंदो घोष। बाल से कौन हो जाएंगे, बाल से हो जाएंगे आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाल
गंगाधर तिलक। ठीक, यहाँ से प्रश्न बनता है कि बताइए इनमें से कौन सा उग्रवादी नेता है और कौन सा जो है उदारवादी नेता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्त। हम लोग का सेशन समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।